हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बिहार पुलिस 2025 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट, और ये टेस्ट नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। और देखिए, इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं, और आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो देखिए, संविधान में जो अनुच्छेद 79 है, आपको याद होगा अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन क्रमशः कौन, एक राज्यसभा और एक लोकसभा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संसद के अंगों में शामिल है, तो एक तो राष्ट्रपति हो गया, एक राज्यसभा होगा और एक लोकसभा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 79 जो है, इसके तहत संसद का गठन किया जाता है। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद 79 है ना, ये भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो मैं सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न को जब भी पढ़िएगा आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल ये सत्य है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य वो हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, अभी हमने पढ़ा भी है पहले नंबर क्वेश्चन में, ये भी सही है। देखिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ये गलत दिया गया है। तो यहीं पूछा गया कौन सा असत्य कथन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2010 से लेकर के 2024 तक में जितने भी बिहार पुलिस में जो है हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं, कल मैंने उसको कवर कराया हुआ है। 1.5 घंटा का मैराथन सेशन है, उसको जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, और पूरा बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर मैंने आपको कवर करा दिया है, तो सब कुछ चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। अच्छा, ये जो भोपाल गैस त्रासदी जो है ना, ये 1984 की घटना है। अगर सन पूछेगा तो याद रखना है 1984 की घटना है। और इस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, एक चेरनोबिल परमाणु आपदा है। चेरनोबिल यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक ये भी पूछा जाता है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा ये किस वर्ष घटित हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये घटना हुई थी 1986 में। कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स, तो यूक्रेन में हुआ था। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में, और चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना जो हुआ था ये 1986 में हुआ था, यूक्रेन में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है पंचायती राज में और नगर पालिका में। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए 2006 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2006 में जो है पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट जो है आरक्षित करने वाला
अपना पहला राज्य बना था बिहार। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कब? तो 2006 में पंचायती राज में 50% जो है सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो अपना राज्य बिहार बना था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूँगा। देखिए, भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं भारत में, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। हमारा जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष है। उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आपको ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध और फिर जैन। तो ऑप्शन सी वाला क्रम बिल्कुल करेक्ट है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में जो है यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 21 भी इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद 20 तो आपको प्रश्न में मिल ही गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है ना। इसके तहत संविधान में जो है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, उसके बाद समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यानी कि जो पंथ निरपेक्षता है इसका भारत में संदर्भ क्या है? तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, यहाँ पर गलत कथन, ज़्यादातर इस सेट में आपको असत्य कथन ही पूछा गया है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए, 1960 में बम्बई से अलग होकर के महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ये कथन आपका सत्य दिया गया और ध्यान रखना प्रश्न में असत्य पूछा गया है। उसके बाद देखिए, अगला जो आपका स्टेटमेंट दिया गया, ऑप्शन दिया गया, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना था, ये गलत है। मणिपुर से अलग नहीं हुआ था, ये असम से अलग होकर के 1972 में मेघालय राज्य बना था। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए थे। तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, शाह जांच आयोग गठित किया गया था। शाह जांच आयोग, इसका गठन किया गया था 1977 में। ध्यान रखना कब किया गया था? 1977 में इसका गठन हुआ था और भारत सरकार द्वारा, जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, भारत सरकार के द्वारा जनता पार्टी के सरकार के अधीनस्थ स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों, मानव अधिकार उल्लंघनों और अन्य अनियमितताओं का जांच करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? बताइए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, ये होती है संघात्मक व्यवस्था 7वीं अनुसूची के द्वारा। और 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, बंटवारा है। और इसी में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो 7वीं अनुसूची के द्वारा, ठीक है। अच्छा, 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक की वकालत कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक का न्यायाधीश रहा हो और राष्ट्रपति की नज़र में एक जो है कानून का जानकार हो, लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद रहा हो, ठीक है ना। तो ये तीनों यहाँ पर होंगे और यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। कहाँ पर है? मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 47 है, अब देखिए जैसे ही मैंने अनुच्छेद 47 बताया तो जो लोग जानते होंगे कि संविधान के भाग 4 में
भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसी से आप पकड़ लीजिएगा कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। अब सुनिए 47 जो है अनुच्छेद भारत के संविधान में, ठीक है ना, इसमें कहा गया है कि राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजन को छोड़ करके इनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का नियम बनाएगा। यानी कि जो मेडिकल के लिए इस्तेमाल होगा बट आप अगर स्वाद से पीते हैं मज़ा के लिए, तो उस पर सरकार प्रतिबंध लगाएगी, ये कहा गया है, ठीक है। और ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है, ठीक है। अच्छा, मूल इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया और मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ बिल्कुल ये राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है, ये सब राष्ट्रपति की शक्ति है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति बिल्कुल राज्य का जो आपका जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है राज्य का, वो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये सही दिया गया है। राज्य विधानसभा को आहूत करने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार है। दंड के लिए क्षमा, विराम या परिहार प्रदान करने की शक्ति है राज्यपाल के पास। तो कौन सी शक्ति से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए देखिए, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, बताइए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अवंती, वज्जी, काशी, मगध। तो फ्रेंड्स ये मगध के नाम से। और देखिए 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध की राजधानी जो थी, प्रारंभिक राजधानी, ये राजगिरी थी या फिर गिरिब्रज भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, गिरिब्रज। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी थी ये मगध की। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हड़प्पा नगर में बहुत से नगर थे, जैसे कि आपका एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदाड़ो था, एक लोथल था, एक कालीबंगा था, पीलीबंगा था, ये सब था। तो देखिए किन नगर से प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल सिंध से प्राप्त हुए हैं, सिंध पाकिस्तान से। मोहनजोदाड़ो प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो वहीं पर है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए गुजरात से आपको लोथल मिला है, ठीक है, एक प्रमुख बंदरगाह था। और उसके बाद देखिए राजस्थान, भारत से राजस्थान से आपको कालीबंगा मिला है, ठीक है। हरियाणा से आपको कौन सा मिला है, हरियाणा से आपको राखीगढ़ी मिला है, ठीक है, याद है राखीगढ़ी। और देखिए पंजाब से क्या मिला है, पंजाब से आपको रोपड़ मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जगह से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सभी हो जाएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख करके बताइएगा, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। अब थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा, फारसी भाषा में लिखी है। तो देखिए फारसी भाषा में लिखा है किसने, जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने। तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा कहा जाता है, ये जहांगीर की आत्मकथा है और ये फारसी भाषा में लिखा है। अच्छा, बाबर की भी एक आत्मकथा है, बाबरनामा, ठीक है ना, बाबरनामा। अब आप लोग कहेंगे, बहुत लोग गलती से बाबरनामा मतलब बाबर पर लगा देंगे। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में। और बट फारसी भाषा में पूछा गया है तो जहांगीर का कौन, तुजुके जहांगीरी, ठीक है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, फटाफट आंसर कमेंट करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन था। तो ये नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है ना। सॉरी, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब तो नवाब सिराजुद्दौला था। और पहला नवाब मुर्शिद कुली खान था। अंतिम नवाब पूछेगा तो मंसूर अली खां था। अंतिम हिंदू शासक बंगाल का पूछेगा तो लक्ष्मण सेन था। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा पहले ही बोलने में गलती हुई थी। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब तो ये सिराजुद्दौला था, अंतिम स्वतंत्र नवाब। और अंतिम नवाब मंसूर अली खां था, बट अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। पहला नवाब मुर्शिद कुली खां था। तो यहाँ पर क्रम पूछा गया है कि यहाँ पर जो है सही क्रम कौन सा है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो सही क्रम होगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, ठीक है ना। और प्लासी का युद्ध आपको याद होगा, ठीक है, 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के मध्य में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से, तो गुलामगिरी को लिखा है किसने, ज्योतिबा फुले ने। यहाँ पर ज्योतिबा राव फुले देख सकते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले भी ऑप्शन में दे देता है।
और इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था 1873 में, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना। चलिए उसके बाद देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अच्छा, ये 1906 में जो है कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसका लक्ष्य स्वराज प्राप्ति का था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 1939 में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? 1939 में, सन भी याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि आंसर मैं बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू को ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। कब? 1939 में, और 1946 तक ये पद पर ये रहे थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी? कौन सी जो लिपि हैं ये अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई? तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अशोक का जो अभिलेख था उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को। यहाँ मैं लिखता हूँ किसको? जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, कौन सी लिपि थी अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त? तो ये ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, बिल्कुल राइट। चलिए उसके बाद देखिए कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान से बौद्ध कला के महान केंद्र था? कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था? तो फ्रेंड्स ये नागार्जुन कुंड और अमरावती दोनों था। ठीक है। कुषाण वंश, ठीक है ना, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ था। आपको याद होगा कनिष्क के दरबार में ही चरक रहते थे, आयुर्वेद के महान जो जानकार थे, प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक रहते थे। ये सब आप ध्यान रखिएगा। और कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगति आयोजित हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। चलिए उसके बाद देखिए सुमेलित करना आपको, और राइट आंसर यहाँ पर चुन करके बताना है। कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो कैलाशनाथ मंदिर जो है फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पर है? फटाफट मिलान करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कांचीपुरम में है। ठीक है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी, पल्लव वंश की। ठीक है। होयलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका हेलीवीड में है। ठीक है। और बृहदेश्वर मंदिर ये आपका है, आपका कहाँ पर? तंजौर में। ठीक है। चोल वंश के शासकों के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और गोमतेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 4 3 1। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। अब यहाँ पर देखिए चंदावर का युद्ध पूछा गया है कि किसके बीच लड़ा गया था। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक है ना, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। और देखिए मोहम्मद गोरी का ही नाम था मोहम्मद बिन शाम। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मंदसौर का अभिलेख है। अच्छा, पूछा जाता है कि मंदसौर के अभिलेख का संबंध किससे है, किस शासक से है? तो यशोवर्मन से है। किससे है? यशोवर्मन से है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है? तो भीतरी अभिलेख का संबंध जो है ये स्कंदगुप्त से है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है रुद्रदामन प्रथम से है। ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख जो है, प्रयाग प्रशस्ति, इसका संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। ये आप जानते भी होंगे। चलिए देखिए जो भी मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा और याद रखिएगा। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्था या व्यवस्थाओं से था? तो सूर्यास्त नियम का संबंध जो है इस्तमरारी भूमि व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए फरवरी 1922 में, अच्छा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1920 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, जहाँ पर हिंसक झड़प हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यहीं दिया गया फरवरी 1922 में हिंसा की घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। बिल्कुल गलत दिया गया, भाग इन्होंने लिया था। जीडी बिड़ला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। बिल्कुल ये सही है। अब देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1896 में, अभी थोड़ा सा बना लीजिए, 1897 में जो है विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। एक प्रश्न तो ये हो गया। इसका प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है कि क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया इसका प्रमुख उद्देश्य तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था,
ये वर्ष पूछा जाता है कि कब लिया था, तो 1893 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप की चारों ओर घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो इस महासागर का नाम है दक्षिणी महासागर। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो ये आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों परिवर्तित हो सकती है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? किसका है? तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा योगदान जो है ये आपका है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अच्छा बृहद ज्वार आने का सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वार आने का सही जो स्थिति है यह आपका जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं, एक तल में होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका में यूएसए में प्रेयरी घास का मैदान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए प्रेयरी घास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से। तो देखिए 2 और स्टेट याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और देखिए यहाँ पर मिजोरम और मणिपुर दिया गया है। तो यानी कि 4 और 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया होगा 4 और 5। ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िएगा कि पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। बिल्कुल ये सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये भी सही है। कोलंबो एक समुद्री पतन है, यहाँ तक तो सही है, जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। ये गलत है, पूर्वी तट पर नहीं है, श्रीलंका के ये पश्चिमी तट पर है। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। श्रीलंका का कैंडी नगर जो है बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही दिया गया है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय भी ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इसका विभाजन का आधार क्या है? तो देखिए गारो, खासी और जयंतिया ये जनजाति मेघालय में पाई जाती है, याद रखना है। और ये जनजाति जो है ये आधार है इसके विभाजन का। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाँ कि उस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेम्यांगडुंग जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वहाँ से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्य के रूप में बहती हुई नामचा बरवा शिखर के पास पहुँच करके अंग्रेजी की यू अक्षर जैसा मोड़ बना करके भारत में प्रवेश करती है। पूछा गया ये नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल में इसको दिहांग कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना आपको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। देखिएगा कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है, तो देखिए व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और फिर वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर, यहाँ मैं लिखता हूँ, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, अच्छा मानव नेत्र में जो दान दिया जाता है, नेत्रदान किया जाता है, उसमें आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो उसमें कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अंतःश्वसित वायु और उच्छ्वासित वायु। अंतःश्वसित यानी कि जो हम लेते हैं और जो वायु छोड़ देते हैं उसको उच्छ्वासित वायु कहा जाता है। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अंतःश्वसित में 21% और उच्छ्वासित में 16.4%। ठीक है, चलिए देखिएगा चिकित्सीय हृदय स्पंद को मापने के लिए, अब ध्यान दीजिएगा, हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुत लोग ईसीजी बताएंगे, तो ईसीजी जो है ये आपका जब हृदय में कोई विकार होता है उसकी जांच के लिए किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो खाद्य श्रृंखला का देखिए घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खा जाएगा। ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है
केवल 10% होता है। मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है? विटामिन डी, ध्यान रखिएगा, कॉड लिवर ऑयल से प्राप्त होता है, मछली के कॉड लिवर ऑयल से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं मछली दिया होगा निश्चित रूप से। देखिए ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं मछली है। देखिएगा सूची दिया गया है, मिलान करना, एक तरफ आविष्कार है, दूसरी तरफ आविष्कारक का नाम दिया गया है। किण्वन की खोज किया था लुई पास्तर ने, फर्मेंटेशन का खोज। पेनिसिलिन का खोज किया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और बेसिलस एंथ्रेसिस का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। अब इसको आप लोग मिला भी लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए ही होगा शायद, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने मिलान करके आपको बता दिया है। चलिए देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो इसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो फ्रेंड्स ये परत मेलामाइन की होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। चलिए, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स ये क्रस्ट है, यानी कि भूपर पट्टी है। पौधे की तनों की परिधि, ध्यान से पढ़िएगा, तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? अब देखिए, पौधे की तनी की वृद्धि जो है दो प्रकार की होती है, मतलब दो उत्तक होते हैं। दो उत्तक हैं, कौन कौन से? तो एक शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक और एक पार्श्व विभाज्य उत्तक। अब यहाँ पर देखिएगा, तनों की परिधि में वृद्धि, तो तनों की परिधि में वृद्धि होगा ये पार्श्व विभाज्य उत्तक, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाएगा कि पौधे के तने के शीर्ष भाग में जो वृद्धि होती है, यानी कि पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, पौधे की तने की लंबाई की वृद्धि के लिए, तो लंबाई में वृद्धि के लिए होगा ये आपका एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। और तने की परिधि, यानी कि तने की जो परिधि जो है, चारों तरफ मोटाई जो होता है तना का, उसके लिए पार्श्व विभाज्य उत्तक। दोनों मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ फसल का सही युग्म नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए, इसमें से सही युग्म जो नहीं होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, बाकी सही दिया गया है, रबी और खरीफ, रबी खरीफ, रबी खरीफ। ठीक है। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत का है, क्षुद्रांत का है। ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है पूछा गया है किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, आपको हाइड्रोजन बम जो है ना, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर है और परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के निम्नलिखित में से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो फ्रेंड्स ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। चलिए, उसके बाद पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया हैं जिनमें एक ही समय में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और फ्लोरीन का अपचयन होता है। जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण होता है जबकि कॉपर का अपचयन होता है। लोहा और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में लोहा का ऑक्सीकरण होता है जबकि ऑक्सीजन का अपचयन होता है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो रेडॉक्स हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। चलिए देखिएगा, यहाँ पर निम्न युग्मों पर विचार करें और ऊपर युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, फिर से नहीं पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पर अनैच्छिक पेशी और ऐच्छिक पेशी दिया गया। अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के विपरीत हो, और ऐच्छिक मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार हो। जैसे कि छींक आना क्या है? एक अनैच्छिक है। ठीक है ना। देखिए, कंकाल पेशी क्या होगा? जैसे हमारा हाथ है, पैर है, जो हड्डी है हमारा, इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा फिरा सकते हैं। तो एक तरह का ये ऐच्छिक पेशी है, तो जो कि अनैच्छिक दिया गया गलत है। अतरंग पेशी ये अनैच्छिक पेशी होती है। हृदय पेशी ये भी अनैच्छिक पेशी होती है। तो कोई भी इसमें से जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो पूछा गया कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 1, 2, 3 तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
देखिए ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ओम का नियम V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। यहाँ पर देखिए आर आई उलट दिया गया, कोई बात नहीं, दोनों तरीके से आपने याद किया होगा। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा विकल्प तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? बताइए, बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर देखिए बढ़ता हुआ क्रम इसमें से जो प्रदर्शित कर रहा है वो आपका कर रहा है गामा किरण, एक्स किरण, और रक्त किरण और रेडियो तरंग। ठीक है। डीएनए में पूछा गया है कि कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ठीक है ना, 4 तरह के। कौन कौन से? तो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। एडेसिन, साइटोसिन और एक और छूटा हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ गुआनिन, ठीक है ना, गुआनिन और थाइमिन। इसमें शामिल नहीं होता यूरेसिल, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेसिल। चलिए, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन। अच्छा, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की कण और तरंग दोनों के समान होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, कण और तरंग दोनों के समान। तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ न दिया गया है। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ था? तो देखिए साइक्लोन जो है इसका आयोजन भारत और मिस्र के बीच में होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको ध्यान रखना, माधव टाइगर उद्यान जो है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। चलिए, मार्च 2025 में भारत के द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत में जो है भूकंप जो आया था म्यांमार में, उसमें जो सहायता राशि पहुंचाया था, सहायता जो सामग्री था पहुंचाया था, तो भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्यरात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित हुआ था? तो ये आपको बखूबी याद होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ये वक्फ संशोधन विधेयक था, ठीक है ना, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए गीता और नाट्य शास्त्र, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है किसको? गीता और नाट्य शास्त्र को, ठीक है, तो याद रखना आपको, ठीक है। किस तारीख को शामिल किया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया गया? गीता को और नाट्य शास्त्र को। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, ठीक है ना। किस तारीख को? तो तारीख भी आप जान लीजिए, यहाँ पर तारीख दे रखा है 17 अप्रैल 2025 को, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रा चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाएगा? कौन सा जो दर्रा है उसका उपयोग किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है ना, और जेलेस्पला दर्रा भी सिक्किम में है, ये भी ध्यान रखना आपको। देखिए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये वी अनंथा नागेश्वरण है। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब जो है स्थापित करने की योजना है? अटल टिंकरिंग लैब, तो ये 50,000 लैब। चलिए, उसके बाद देखिएगा 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये सचिन तेंदुलकर को। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 10वीं वर्षगांठ बताई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 4 अप्रैल 2025 को 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, वीवीआई है, ठीक है ना, ये थाईलैंड के बैंकॉक में किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, नरेंद्र सिंह कपानी है, ठीक है, नरेंद्र कपानी यहाँ पर देख सकते हैं। 2 वर्ण को मेल को क्या कहते हैं? हिंदी का क्वेश्चन है, संधि कहा जाता है। आजन्म में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो स्थापना हुआ था
ये कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुआ था, आपको ध्यान रखना है कब, तो 1971 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इसका तत्कालिक कारण महत्वपूर्ण है। दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या, यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए उसके बाद देखिएगा लघु पतन के समय क्या होता है? लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय, तो सर्किट में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक संगई महोत्सव है, संगई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में जो है, किन किन क्षेत्रों में था? भारत में हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, और वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है ना। और ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका जो है सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला था। चलिए देखिएगा कि श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये शामिल किया जाता है आपका किस वर्ग के? तो 15 से लेकर के 59 वर्ग, ठीक है, ऑप्शन बी। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या का आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रकों को घटते क्रम में लगाई। देखिए अगर आप इसमें से 60 नंबर भी ला लेते हैं ना, 55 से 60, तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कृषि में थे, उसके बाद निर्माण में, फिर सेवा में। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिया गया, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। नहीं, जो नई आर्थिक नीति है जिसको कि शॉर्ट में NEP कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसकी घोषणा 1991 में किया था। कब किया था? 1991 में। यह नीति PV नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, तो ये गलत हो गया। और वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है ना, उसके द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी जाती है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो देखिए कौन सा गलत है? पहला यानी कि कथन ए गलत है और कारण आर सही है। देखिए कथन ए जो है गलत है और कारण आर सही है, ऑप्शन डी होगा। चलिए देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका गठन गैट के स्थान पर किया गया था। कब? 1995 में। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर किसका, हॉर्स का आपको स्त्रीलिंग बताना है, फेमिनिन बताना है, तो हॉर्स का मेयर होता है, ठीक है। फाइंड आउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द थिएटर वाज इनगल्फ्ड इन डार्कनेस, तो यहाँ पर डार्कनेस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल, इसमें से बहुवचन कौन सा नहीं है? तो न्यूक्लियस नहीं है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा कवि प्रिया के जो रचनाकार हैं फ्रेंड्स वो केशव दास हैं। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स कौन सा? उबर कप। अब देखिए 90 तक में अपना स्कोर आप बताइए। अब देखिए 91 से लेकर के 100 तक में गणित का क्वेश्चन है, फटाफट मैं आंसर इसका बता देता हूं, तब तक आप लोग अपना जो है स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 93 का ऑप्शन डी दिया गया है। 94 का देखिए 94 का ऑप्शन ए है। 95 का ऑप्शन सी। 96 का देखिए 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक बार आप खुद से भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 97 का सी। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 का देख लीजिए 99 का ऑप्शन ए, और 100 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।